वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल है कि मेरा आने वाला समय यानी 2024 कैसा जाएगा। 2023 कैसा भी गया हो, लेकिन अगले साल से हर व्यक्ति विशेष उम्मीद रखता है। उसी उम्मीद को कायम रखते हुए, उन बातों को ध्यान रखते हुए हमने इससे पहले एक सीरीज़ चलाई, भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार, जिसमें हमने सभी 12 राशियों में के लिए या 12 लग्नों के लिए गुरु और शनि जैसे ग्रहों का पूर्ण रूप से आपको विवरण दिया, विस्तार से उसके बारे में बताया। हमारा आज का ये वीडियो राहु केतु के परिचय को लेकर है कि पूरे 2024 के अंदर राहु और केतु किस राशियों में रहेंगे, किन ग्रहों से प्रभावित होंगे, किन भावों में जाएंगे, किन नक्षत्रों के अंदर उसका गोचर रहेगा और समय समय पर उसका परिणाम कैसे चेंज होगा। क्योंकि वो पूरे वर्ष उसी राशि में रहेंगे, लेकिन पूरे वर्ष जो परिणाम है वो समय समय पर चेंज होता रहेगा। तो वो क्यों चेंज होगा, उसका आपके जीवन में क्या फलित होने वाला है, जीवन के सभी सेक्टर्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, ध्यान से सुने कि राहु और केतु वर्ष 2024 में आपको क्या देने वाले हैं। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए या सिंह लगन के जातकों के लिए राहु केतु गोचर का संपूर्ण परिचय, नक्षत्र गोचर। यह हमारी वीडियो जो है इसे हम चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं, आप इसको लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का गोचर यहाँ हम पूर्ण रूप से बताने जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे भी भविष्य में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं कि हमने देखा है कि वर्ष 2024 के अंदर राहु और केतु ये दो ग्रह जो 18 महीने तक एक ही राशि, एक ही अक्ष पर रहते हैं। जहां केतु आपकी राशि के धन भाव में तो राहु आपकी राशि के अष्टम भाव में होगा। यानी राशि या लग्न से दूसरे और 8वें घर के अंदर राहु और केतु का गोचर है। इसका मतलब है जितनी भी घटनाएं राहु केतु से संबंधित घटेंगी वो कहीं ना कहीं दूसरे और 8वें घर से संबंधित घटेंगी। अगर दूसरा घर जीवन में धन है, परिवार है, कुटुंब है, बोलचाल है, खान पान है और वाणी है, पैसा है, तो कुंडली का 8वां घर अड़चन, दुविधा, परेशानी, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष, मन के अंदर अकारण भय, समाधि, ध्यान, रिसर्च के लिए जाना जाता है। तो राहु और केतु इनसे संबंधित ही घटना देंगे। इसमें कॉमन चीज क्या है, राहु यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखते हैं, जो कहीं ना कहीं खर्च का घर है, ट्रैवलिंग्स का घर है, दूर से जोड़ने का घर है। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये राहु और केतु आपके जीवन में 12वां घर अस्पताल का भी है। केतु भी छठे घर को दृष्टि दे रहा है। छठा घर किसका होता है, रोग, ऋण और शत्रु का। यानी कहीं ना कहीं राहु और केतु एक प्रकार का चैलेंज देते नजर आएंगे, क्योंकि दूसरे भाव और 8वें भाव को ज्योतिष शास्त्र में समभाव कहा गया है। यहाँ पर गया हुआ जो ग्रह है वो पूर्ण रूप से अशुभ भी नहीं कर पाता है तो पूर्ण रूप से शुभ भी नहीं कर पाता है। आइए इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने देखा कि राहु यहाँ 8वें घर में है। अब शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा से यानी राशि से या लग्न से 8वें घर में अशुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शनि। कि शनि राशि या लग्न से 8वें घर में आए अगर राशि से, तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। वो ढैया इसीलिए क्योंकि शनि को 8वें घर में बैठ के अशुभ फल देने हैं। इसी तरीके से कोई भी अशुभ ग्रह जैसे केतु, राहु, सूर्य, मंगल, इनको प्रॉब्लम होती है 8th हाउस में आने से। यानी यहाँ पर आने के बाद जो प्लेनेट है वो पूर्ण रूप से अच्छा नहीं फल देता, लेकिन खास तौर पे अशुभ ग्रह ही ऐसे प्लेनेट होते हैं जिनको 8वें घर में लड़ने की क्षमता भी होती है, क्योंकि अशुभ है स्वभाव में और खराब भाव है 8वां। इसका मतलब ऐसे प्लेनेट के पास है संघर्ष करने की क्षमता। चंद्रमा से 8वें घर का राहु हो तो कहा जाता है ये अकारण मन में भय देना शुरू करता है। वो भय या चिंता या डर कहीं ना कहीं 8वें घर की, 8वां घर, क्या मैं बैंक बैलेंस जमा कर पाऊंगा या नहीं, कभी कभी क्या मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं, क्या ससुराल पक्ष से मुझे सहयोग मिलेगा या नहीं, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी आयु तो कम नहीं है, कहीं मेरे ऊपर आयु को लेकर खतरा तो नहीं है। ऐसे विचार देता है क्योंकि वो प्लेनेट अशुभ है। स्वभाव के तौर पे देखें तो हाँ, हम मान सकते हैं कि चंद्रमा से 8वें घर में अगर राहु है तो वो आपको सतर्क होने के लिए तो कहता है। वो कहता है कि मैं राहु 8वें घर में हूँ, दूसरे घर से संबंध बनाता हूँ, तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ से बैठ के 12वें घर को भी देखता है। 12वां घर खर्च का है। ये स्थिति जीवन में किसी बड़े कार्य के प्रति खर्च कराने में सक्षम है।
यात्राओं पर खर्च कराने में सक्षम है, कोई मंगल कार्य हो रहा है घर में उस पर खर्च करा दिया, संतान के ऊपर खर्च कर दिया, परिवार के ऊपर खर्च कर दिया देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो जो भी पैसा आपके पास है या जो आपने संजो के रखा है या मेहनत करके जोड़ा है, उसको सोच समझ के आपको खर्च करना है, बिना वजह इधर उधर नहीं धकेलना है। अदरवाइज क्या होगा, पैसा हाथ से जाएगा, फिर बाद में आपको लगेगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो वहां आपको सावधानी भी देता है। अब ये राहु बृहस्पति की राशि में, सबसे अच्छी बात राहु के अंदर यही है कि वो प्लेनेट जिसकी राशि में है, वो जो ग्रह है वो हमारे लिए एक तरीके से भाग्य विधाता ग्रह है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, आपने सुना भी होगा, जो मैंने एक सीरीज बनाई थी भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार, उसमें मैंने सिंह राशि के जातकों के लिए बताई थी बृहस्पति की विशेष भूमिका, कि राहु अब बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति 1 मई तक भाग्य स्थान में और 1 मई के बाद कर्म स्थान में आ गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भाग्य स्थान और कर्म स्थान से राहु का संबंध बन रहा है। ये राहु भले ही 8वें घर में स्ट्रगल देगा, लेकिन बृहस्पति की बदौलत वो भाग्य और कर्म दोनों के लिए कहीं ना कहीं शुभ होगा। जहां एक तरफ वो प्लेनेट आपको खर्च में इन्वॉल्व रखता है, वहीं दूसरी तरफ यही प्लेनेट आपको किसी ना किसी साधन से धन और कर्म कार्य क्षेत्र को देने वाला दिखाई देता है। अब आप देखिए, राहु यहां से बैठकर यहां देख रहा है, ये चौथा भाव है। चौथा भाव किस चीज का है? भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। और राहु बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति कहाँ आ गया? 10वें घर के अंदर। कब आएगा? 1 मई को। और वहां से बैठ के वो भी चौथे घर को देखेगा। इसका मतलब क्या है? मई से लेकर दिसंबर कोई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियां या कोई घटना साफ तौर पर झलकती दिखाई दे रही है। यानी राहु का संबंध अगर खर्च से है तो धन और चौथे भाव से भी है। अब इसको और बारीकी से समझ लेते हैं कि राहु 1 जनवरी से 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में रहेगा। यह रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र है, तो बुध आपके लिए कौन है? धन का स्वामी है। राहु धन के स्वामियों के नक्षत्र में गया, इसका मतलब सीधा कनेक्शन है कि राहु धन को देखता है, धन के स्वामी के नक्षत्र में है, बृहस्पति के फल दे रहा है। इसलिए राहु शुरुआती तौर पर 1 जनवरी से 8 जुलाई पैसे से संबंधित कार्यों के लिए शुभ दिखाई दिया। 8वें घर में राहु है तो सडन गेन, अचानक से लाभ मिलना, अचानक से प्रोफेशनली कुछ गेन होगा, कोई अच्छा व्यापार, कोई अच्छा काम हाथ में लग गया, अचानक से आपके जीवन में भाग्योन्नति हो गई, कोई अच्छी नौकरी प्रमोशन मिल गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। साथ के साथ रेवती नक्षत्र को हम परिपूर्णता का नक्षत्र मानते हैं, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र जो है वो काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि में बनता है, और ये अंतिम नक्षत्र भी है। यानी ये पूर्ण रूप से सब काम निपटाने वाला, सफलता देने वाला, कार्य को पूर्ण देने वाला प्लेनेट माना जाता है, नक्षत्र माना जाता है। तो इसमें राहु गया है तो आपके लिए बहुत हद तक शुभ है। फिर राहु का नक्षत्र गोचर चेंज होता है, वो आते हैं शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। शनि आपके लिए 6ठे और 7वें के मालिक है, राहु 8वें में। सबसे बड़ी बात, 8 जुलाई के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि राहु यहाँ से 12वें घर को देखता है। 12वां घर डॉक्टर, अस्पताल, मेडिसिन है। 6ठे घर का मालिक शनि है, 6ठा घर रोग का है। इसलिए 8 जुलाई के बाद अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें, सबसे पहली बात है। क्योंकि शनि सप्तमेश भी है, और 7वां घर 10वें से 10वां होने के कारण पद प्राप्ति, नौकरी या व्यापार के लिए ही देखा जाता है। राहु जब शनि के नक्षत्र में जाते हैं तो शनि कहते हैं मैं श्रम कारक ग्रह हूं, आप मेरे नक्षत्र में आए हो, इसलिए आपको मैं वो चीजें सिखाऊंगा कि जीवन में कैसे काम करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे नियम से रहते हैं, कैसे अनुशासन से रहते हैं। वो चीज हमें यहाँ दिखाई देती है। ये सब चीजें हमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से भी शो होती हैं, क्योंकि वो नक्षत्र भी इसी प्रकार का नक्षत्र है जो जीवन में आपको कुछ सीखने सिखाने के लिए अच्छा है, मेहनत से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, परिपूर्णता के लिए अच्छा माना जाता है। यानी राहु भले ही 8वें घर में है, जिसकी कुछ सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, और बाकी तो अपना राहु अपना काम करेगा, रिजल्ट आपको देगा ही देगा। अब केतु की बात करिए। केतु 2nd हाउस में। सबसे पहले क्या करना है? अपनी बोलचाल पर ध्यान रखें। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो दूसरे को चुभते हो। किसी भी चीज़ की गलत आदत आपको नहीं डालनी है। कोई भी चीज़ ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, गलत पदार्थों का लगातार प्रयोग करना, तंबाकू, गुटखा, मदिरा, मांस, इन सब का लगातार सेवन करना, इनके आदी बन जाने के कारण आपको केतु 2nd हाउस में बैठने के कारण
बीमारी दे सकता है, क्योंकि वहां से बैठ के वो सीधा छठे घर को संबंध बनाता है। इसीलिए केतु की इन बातों पर ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा घर मुख है, मुंह से ही हम खाते हैं, मुंह से ही हमारा वाणी होती है। इन दोनों पर संयम रखें अगर आपको केतु के नेगेटिव इफेक्ट से बचना है, अदरवाइज ये ग्रह आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरे घर में है, धन का भाव है, इसलिए धन के इनकम या सोर्स ऑफ इनकम देने में ये ग्रह सक्षम है। ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे कुटुंब या परिवार वाले लोग आपसे नाराज ना हो, ऐसी वाणी बोलिएगा, ठीक है, जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। केतु क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह है, दशम भाव को देख रहा है, मोक्षकारी ग्रह है, इसलिए कर्म कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है। कोशिश करेगा ऐसा केतु कि भी आपसे कोई गलत काम ना करवाए, आपके कार्य क्षेत्र में आपसे बेईमानी ना करवाए, ईमानदारी से आप काम करते हुए आगे चले। लेकिन छठे घर पे केतु की दृष्टि है, हेल्थ के लिए ध्यान देना विशेष रूप से आप। अब खास तौर पे वो हेल्थ शुरू कहाँ से होगी? खान पान से, कि ये मैंने डाइट प्लान खराब कर लिया, मैंने ओवर ईटिंग कर ली, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, इस वजह से प्रॉब्लम। अब केतु 1 जनवरी से 4 मार्च मंगल के चित्रा नक्षत्र में गोचर करता है। ये मंगल कौन है? चौथे घर का मालिक है, नवम भाव का मालिक है, यानी भाग्य के हिसाब से अच्छा है। तो फिर से देखिए चौथा घर आया। मैंने अभी भी बताया था कि राहु चौथे घर को देख रहा है, बृहस्पति चौथे घर को 1 मई के बाद देखेगा, और केतु चौथे घर के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है 1 जनवरी से 4 मार्च। इसका मतलब वर्ष 2024 में अवश्य ही कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, रिनोवेशन से संबंधित कार्य, कोई वाहन लेना, कोई चेंज करना आपके जीवन में दिखता है। फिर आता है ये चंद्रमा के नक्षत्र में। 4 मार्च से 9 सितंबर ये चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र, हस्त का मतलब ये है हाथ, जो चीज कार्य हाथ से निपुणता दिखाता हो वहां हस्त नक्षत्र है। अब चंद्रमा आपके लिए, कहने के लिए केतु शत्रु है, केतु और चंद्र आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा द्वादशेष है, राहु भी चंद्रमा को, राशि को देख रहा है, यानी इस दौरान खर्च बढ़ सकता है, तनाव की स्थिति आ सकती है। वो थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। अब वो आता है सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य का नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। 9 सितंबर से दिसंबर के अंत तक चलेगा ही चलेगा, और सूर्य आपकी राशि के मालिक है। ये स्थिति मान सम्मान, स्वास्थ्य सभी हिसाब से अनुकूल दिखाई देती है। यानी केतु की चेतावनी क्या थी? हमें, राहु और केतु कहते हैं हमें पैसे को बैलेंस करके चलना है। राहु केतु कहते हैं बिना वजह के खर्चों से बचना है। राहु केतु कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तबीयत खराब हो या गलत खान पान के आदि ना हो जाए, जिससे हमारा पैसा बीमारी या इन पे जाना शुरू हो जाए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। केतु अगर छठे घर पर देखता है तो छठे घर में लोन्स भी हैं। अगर लोन लिए हुए हैं तो वो चुकते रहेंगे किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन जब आप अतिरिक्त खर्च कर देंगे तो लोन को चुकाने में प्रॉब्लम होगी। ऐसी स्थिति में कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही लोन लें, नहीं तो लोन ना लें, सब्र से काम लें, अभाव में जीवन जिता लें, लेकिन तनाव में ना पड़े। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को रोजाना भगवान शिव और गणेश जी की उपासना लगातार करते रहने चाहिए। जैसे आप रुद्राष्टकम पाठ कर लीजिए, या शिवाष्टकम स्तोत्र, लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र पढ़ सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश अतर्षि स्तोत्र कर सकते हैं, गणेश जी का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, और बुधवार की बुधवार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। ये उपाय आपको कारगर होंगे, बहुत आपको सफलता देंगे, आपको प्रॉब्लम से बचाएंगे। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि मायावी राहु और मोक्षकारी केतु, क्यों कहते हैं इसको माया का कारक, क्यों कहते हैं इसे मोक्षकारी केतु, और उसका पूरा परिचय देने की मैंने आपको कोशिश की है। क्योंकि राहु है तो माया है, केतु है तो मोक्ष है। तो सिंह राशि या सिंह लगन के जातकों के लिए मेरी जानकारी थी। इसी प्रकार की जानकारी मैं अभी आगे भी आपको देता रहूँगा। जय श्री राम।